ये कहानी एक छोटे से शहर के सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल की है। उस हॉस्पिटल का नाम था सिविल हॉस्पिटल भैरवपुर, जो दूर दूर तक अपने रहस्यमय और भयानक किस्सों के लिए बदनाम था। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन कोई भी इन बातों पर खुलकर चर्चा नहीं करता था। शहर वाले इस हॉस्पिटल से डरते थे और रात को यहाँ कोई नहीं आता था। डॉक्टर रीमा इस हॉस्पिटल में नई आई थी। वह एक युवा और तेज तर्रार डॉक्टर थी, जिसने हाल ही में अपनी मेडिकल डिग्री पूरी की थी। उसे यहाँ पोस्टिंग मिली, लेकिन उसे हॉस्पिटल की काली कहानियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह अपने काम में बहुत समर्पित थी, लेकिन उसकी सीनियर्स ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रात की शिफ्ट में सावधानी बरते। रीमा को यह बातें केवल अंधविश्वास लगती थी और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात रीमा की ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में थी। आधी रात हो चुकी थी और हॉस्पिटल लगभग खाली था। मरीज कम थे और नर्सें भी अपनी जगहों पर सो रही थीं। अचानक इमरजेंसी वार्ड में एक स्ट्रेचर पर किसी को लाया गया। एक युवक बुरी तरह से घायल था और उसके शरीर से खून बह रहा था। रीमा ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ अजीब था। युवक की आंखें अजीब तरह से खुली हुई थीं, मानो वह कुछ देख रहा हो, कुछ बहुत डरावना। रीमा ने उसकी नसों को चेक किया, लेकिन उसकी धड़कनें बंद हो चुकी थीं। वह मर चुका था। जैसे ही रीमा ने यह बात नोट की, अचानक से वार्ड की लाइट्स बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक ठंडी हवा चलने लगी। रीमा ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, भागो, तुम भी मर जाओगी। रीमा ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम था। उसने खुद को संभाला और वार्ड के बाहर निकली। जैसे ही वह कॉरिडोर में आई, उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। रीमा ने साहस जुटाकर उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। आवाज एक पुराने ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी, जो सालों से बंद था। रीमा ने दरवाजा खोला और वहां का नजारा देखकर उसके पैर ठिठक गए। वह ऑपरेशन थिएटर अब भी उसी हालत में था जैसे किसी ने उसे अचानक छोड़ दिया हो। वहां सब कुछ जर्जर हो चुका था, लेकिन एक टेबल पर एक लड़की लेटी हुई थी। वह लड़की सफेद गाउन पहने थी और उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। रीमा की रूह कांप गई, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रीमा जैसी ही दिख रही थी। तभी रीमा के सामने अचानक से वही युवक खड़ा हो गया, जिसे वह कुछ देर पहले मरा हुआ घोषित कर चुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। वह धीरे धीरे रीमा की ओर बढ़ा और बोला, तुम्हें भी उसी दर्द का सामना करना पड़ेगा जो मैंने किया था। यह हॉस्पिटल तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। डर से रीमा के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। युवक ने एक जोर से चीख मारी और ऑपरेशन थिएटर की सभी लाइट्स जल गईं। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और ऐसा लगा जैसे वह कमरा जिंदा हो गया हो। रीमा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। तभी अचानक से पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रीमा ने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर कोई अदृश्य हाथ है। वह जैसे ही पलटी, उसकी नजर अपनी ही परछाई पर पड़ी, लेकिन वे परछाई उसकी नहीं थी। वह परछाई उस भूत की थी जो सालों पहले इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और जिसके साथ कुछ अनहोनी घटित हुई थी। रीमा को अब सब समझ में आ चुका था। यह हॉस्पिटल एक अभिशाप है और यहाँ जो भी आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा फिर से खुल गया और रीमा किसी तरह वहां से भागी। वह भागती हुई हॉस्पिटल के बाहर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने देखा कि वह फिर से उसी इमरजेंसी वार्ड में खड़ी है। हर बार जब वह भागने की कोशिश करती, वह खुद को वहीं पाती। रीमा के सामने जो ऑपरेशन थिएटर में मिली थी, वह दरअसल एक डॉक्टर थी जिसका नाम डॉक्टर अंजलि था। डॉक्टर अंजलि एक युवा और होनहार डॉक्टर थी, जिन्होंने इसी हॉस्पिटल में कई साल पहले अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी। वह भी रीमा की तरह जोशीली, मेहनती और मेडिकल फील्ड में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब उसकी आत्मा उस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में फंसी हुई थी और उसकी कहानी भी बेहद दर्दनाक और रहस्यमयी थी।
डॉक्टर अंजलि ने भैरवपुर के इस सरकारी हॉस्पिटल में अपनी मेडिकल इंटर्नशिप के दौरान नौकरी शुरू की थी। हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब थी और वहां कई बार स्टाफ की कमी हो जाती थी। इस कारण से अंजलि को अक्सर रात की शिफ्ट करनी पड़ती थी और वह अकेली ही वार्ड की देखभाल करती थी। उसे यह काम चुनौतीपूर्ण लगता था, लेकिन वह कभी घबराई नहीं। हॉस्पिटल में भूत प्रेत की कहानियां उसके कानों तक पहुंची थीं, लेकिन उसने उन्हें मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस हॉस्पिटल में एक गहरा भयानक रहस्य था जिसे कोई खुलकर बताने की हिम्मत नहीं करता था। कई साल पहले एक वरिष्ठ डॉक्टर डॉट शर्मा, जो सर्जरी विभाग के हेड थे, उनकी कुछ बुरी आदतें थीं। वह हॉस्पिटल की युवती इंटर्न्स पर गलत निगाह रखते थे और उन पर दबाव डालते थे। डॉक्टर अंजलि के साथ भी यही हुआ। एक रात जब अंजलि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में अकेली थी, डॉक्टर शर्मा ने उसे ऑपरेशन में मदद के लिए बुलाया। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन उस रात कुछ गलत होने वाला था। डॉक्टर शर्मा ने अंजलि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अंजलि ने उसका विरोध किया, लेकिन वह अकेली और असहाय थी। हॉस्पिटल में उस वक्त कोई और मौजूद नहीं था। डॉक्टर शर्मा ने अंजलि को धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। उसने अंजलि को ऑपरेशन थिएटर में कैद कर दिया। अंजलि का संघर्ष काफी देर तक चला और अंततः उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान एक हादसा हो गया। अंजलि भागने के दौरान सीढ़ियों से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका सिर फर्श से टकराया, जिससे उसकी मौत हो गई। शर्मा ने इसे एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश की और उसकी मौत को छिपाने का प्रयास किया। उसने अंजलि की लाश को रातों रात हॉस्पिटल के उसी ऑपरेशन थिएटर में छिपा दिया जहां उसकी जान गई थी। लेकिन अंजलि की आत्मा शांत नहीं हो सकी। वह निर्दोष थी और उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसने उसकी आत्मा को इस दुनिया में बांध दिया। अब उसकी आत्मा उसी ऑपरेशन थिएटर में भटकती रहती है जहां उसकी मौत हुई थी। वो वहां हर रात जागती है और जो भी डॉक्टर वहां आता है उसे अपनी कहानी बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी चीखें नहीं सुन सकता। डॉक्टर अंजलि की मौत के बाद हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं होने लगीं। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों ने कहना शुरू किया कि वे ऑपरेशन थिएटर में किसी को चलते हुए, फुसफुसाते हुए या किसी का साया देखते हैं। कभी कभी मशीनें अपने आप चालू हो जाती और हॉस्पिटल के अलग अलग हिस्सों से अंजलि की चीखें सुनाई देती थीं। धीरे धीरे कर्मचारियों ने इस ऑपरेशन थिएटर को शापित घोषित कर दिया। किसी ने कभी डॉक्टर शर्मा पर शक नहीं किया, क्योंकि उसने अंजलि की मौत को एक दुर्घटना के रूप में दिखाया था। लेकिन कुछ पुराने कर्मचारी जानते थे कि डॉक्टर शर्मा के इरादे गलत थे और अंजलि की आत्मा उसके किए हुए पापों का बदला लेने के लिए अब भी भटक रही थी। अब रीमा उसी ऑपरेशन थिएटर में फंसी हुई थी जहां अंजलि की आत्मा भटक रही थी। जब रीमा ने ऑपरेशन थिएटर में अंजलि को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह कौन है। लेकिन जैसे जैसे अंजलि की आत्मा रीमा के सामने प्रकट हुई, उसने रीमा को अपनी पूरी कहानी बताई। उसकी सिसकियों और दर्द भरी चीखों ने रीमा को सिहरन से भर दिया। अंजलि की आत्मा अब भी न्याय चाहती थी। उसने रीमा से कहा, मुझे न्याय चाहिए रीमा। मैं इस दुनिया से तभी मुक्त हो पाऊंगी जब मेरे साथ जो अन्याय हुआ वह सबके सामने आएगा। डॉक्टर शर्मा अब भी इसी हॉस्पिटल में है और वह फिर से वही कर रहा है। रीमा ने अब यह ठान लिया कि वह अंजलि की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करेगी। लेकिन इस हॉस्पिटल के अंधेरे रहस्यों में खुद को उलझा हुआ पाकर रीमा को भी यह एहसास हो गया कि यहां से निकलना आसान नहीं है। अंजलि की आत्मा ने रीमा को चेतावनी दी कि अगर उसने हॉस्पिटल छोड़ने की कोशिश की तो वह भी उसी शाप का शिकार हो जाएगी जिसका सामना अंजलि ने किया था। रीमा के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह हॉस्पिटल की भयानक सच्चाई को सबके सामने लाए, या वह भी इस अंधकारमय रहस्य का हिस्सा बन जाए जैसा कि अंजलि बन चुकी थी। अब हॉस्पिटल की दीवारों में छिपा यह रहस्य कभी बाहर आएगा या नहीं, ये भविष्य की बात है। लेकिन भैरवपुर के लोग अब भी कहते हैं कि जो भी डॉक्टर उस ऑपरेशन थिएटर में रात को जाता है वह वापस नहीं आता। शायद रीमा भी अब इस अंधेरे रहस्य का हिस्सा बन चुकी है जैसे अंजलि बनी थी। कहते हैं कि जो सच्चाई छिपाई जाती है वह कभी ना कभी अपने आप बाहर आती है, लेकिन भैरवपुर के इस हॉस्पिटल की सच्चाई आज भी दबी हुई है। अंजलि की आत्मा अभी भी उस ऑपरेशन थिएटर में फंसी हुई है और वह हर रात अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करती है।
उन लोगों को जो उसकी सिसकियों को सुनने के लिए बदकिस्मत होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को और भी डिटेल में जानने के लिए धड़ाधड़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो इसके अगले पार्ट के लिए, ताकि मैं जल्द से जल्द इसका अगला पार्ट लेकर आऊँ। और अगर वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।